हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एफसीसी में संकुलन दक्षता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। जो है आज का जो टॉपिक है क्या है, एफसीसी में संकुलन दक्षता। थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हम लोग पिछले लेक्चर में संकुलन दक्षता क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, और एफसीसी में संकुलन दक्षता कितना होता है वो सब हम लोग जो है पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एफसीसी में यानी फलक केंद्रित इकाई सेल में संकुलन दक्षता कितना होता है, कितना उसमें कण जो है जगह घेर के रहता है और उसमें जो है कितना जगह खाली रहता है। आज हम लोग एफसीसी में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहले थोड़ा सा एफसीसी हम लोग किसको बोलेंगे, तो हम लोग इसको भी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एफसीसी हम लोग किसको बोलते हैं या फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है। तो इसमें जो अवयवी कण होता है, इसमें अवयवी कण क्या होगा, 8 कोनों के साथ साथ 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी कण उपस्थित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि 8 गो कोनों पे तो कण रहता ही रहता था, साथ साथ में क्या होता था, प्रत्येक फलक पे भी कण मेरा उपस्थित होता था। तो उसी को हम लोग बोल देते थे फलक केंद्रित इकाई सेल। उसी को क्या बोल देते थे, फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक ना। तो आज हम लोग यही फलक केंद्रित इकाई सेल का देखेंगे कि उसमें जो कण उपस्थित होता है वह कितना जगह घेर के रहता है और कितना जगह वह खाली करके रखता है, ठीक ना। तो उसी को आज हम लोग देखते हैं। तो जो है थोड़ा सा याद करना है कि जो है पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता था, अवयवी कणों का आयतन यानी अवयवी कणों का आयतन बटे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का आयतन। अगर हमको नॉर्मल पूछता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर इसमें पूछ देगा परसेंटेज में बताइए कितना जगह खाली है, परसेंटेज में बताना है आपको, और कितना जगह भरा हुआ है, तो परसेंटेज में जब हमको पूछ देगा तो यहाँ परसेंटेज लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करके रख लेते हैं। रख लिए। तो अब फिर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, डायग्राम बनाना है हम लोग को। किसका भाई, तो एफसीसी का। पहले क्या करेंगे, 8 कोनों पे कण को रख देना है, और रखने के बाद अच्छा एक बात बताओ, ये जो कण हम लोग एक बिंदु के रूप में लेते हैं तो इसका क्या नाम होता है, इसका क्या नाम है, जो हम लोग इस बिंदु के रूप में लिए हैं क्या नाम होगा, तो इसका जो नाम होता है क्या होता है, जालक बिंदु। क्या होता है, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो जो है इसका डायग्राम पूर्णतः बनाना है। ये फलक एक पीछे वाला पे, एक आगे वाला पे, ठीक ना। तो प्रत्येक जो फलक पे कण उपस्थित होता था 6 गो, और कोनों पे जो प्रत्येक उपस्थित होता था तो टोटल 8 गो, पता था ना। तो इसी को हम लोग एफसीसी बोल देते थे। तो अब हम लोग ये जो फिगर बनाए हैं इसी में हम लोग किसी एक फलक को निकाल के ले लेते हैं। किसी एक फलक को क्या करेंगे, निकाल के ले लेंगे। इसी में से किसी एक फलक को क्या करना है, निकाल के रख लेना है। उसी के तुलना में हम लोग जो है तुलना करेंगे इसको। मान लो कि ये वाला फलक हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं, सामने वाला,
इस प्रकार से निकलेगा सामने वाला, निकाल लिए। और निकालने के बाद इसमें एक जो है विकर्ण खींच देना है, इस प्रकार का, इस प्रकार से एगो क्या करना है, विकर्ण को खींच देना है। अब विकर्ण को खींचने के बाद विकर्ण को ऐसा दो भाग में बांटेंगे कि दोनों बार बराबर भाग में बट जाए। और इसको बांटने के बाद फिर क्या करना है, जो बटा हुआ भाग है उसको फिर एक बराबर भाग में फिर बांट देंगे दोनों को, इस प्रकार से बांट दिए। अब बांटने के बाद अब इसको इस प्रकार से एक कण बीच में रहेगा फलक का, और एगो ई कोनों पे कण उपस्थित रहेगा इस प्रकार से, और एगो इस प्रकार से कण उपस्थित रहेगा। अगर एक और डायग्राम बना देते हैं इसी में, इस प्रकार से एक डायग्राम और बन जाएगा इसका, और अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अब मान लो कि एक कण यहाँ उपस्थित है और एक कण यहाँ उपस्थित है, अब फिर जो है एक कण इसका फलक के बीचों बीच में कण उपस्थित होगा, इस प्रकार से होगा ना। तो अब ये वाला, यही वाला डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाए हैं। ये वाला भी फलक है, सामने वाला भी फलक है, पीछे वाला भी फलक है, इधर वाला भी फलक है। दोनों फलक को उठा के हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करके हम लोग उसमें पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात कर लेंगे। इसमें कोई दूर आने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। ले लिया? चलो, हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं तुम लोग को कि मान लो कि हम लोग ये जो कण को रखे हैं इसको मान लेते हैं गोला है। क्या है? माना कि अवयवी कण गोला, क्या है? गोला है। जब इसको हम लोग गोला मान लेंगे तो एक कण दूसरे कण को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो एक दूसरे को अवयवी कण क्या करेगा, स्पर्श करता है। क्या करेगा? स्पर्श करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, छुएगा। जहाँ पे यहाँ पे छू रहा है, यहाँ पे देखो स्पर्श कर रहा है, और ये भी कण यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे मेरा कण को जो लिए हैं छोटा बड़ा बन गया है, सब एक जैसा कण रहेगा, ना तो कोई बड़ा रहेगा ना छोटा रहेगा, सब एक जैसा, ठीक ना। अगर मान लो कि इसका आर त्रिज्या इस गोला का, तो ये वाला भी भाग जो इसका त्रिज्या होगा वो भी आर होगा, और ई भी आर होगा, और ई भी गोला का त्रिज्या जो होगा आर होगा। तीनों का त्रिज्या जो होगा वह सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, सब बराबर है, एक जैसा है, ठीक ना। तो अब हम लोग फिर कहते हैं कि ये जो घन बनाए हैं उसकी भुजा की लंबाई हम लोग मान लेते हैं ए है। मान लेते हैं भुजा की लंबाई ए है। क्या है? ए मान लिए, स्मॉल ए मान लेते हैं, मान लिए। अब मानने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपना, ये 1 नंबर डायग्राम है, ये 2 नंबर दूसरा नंबर डायग्राम है। हम लोग इस फिगर यानी डायग्राम के पास आते हैं। तो अब हम लोग ई वाला जो तुम देख रहा है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा क्या होगा, ए होगा। फिर यहाँ से यहाँ लेकर दूरी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि घन का अगर एक भुजा ए है तो टोटल जितना भी भुजा उसमें उपस्थित होगा वह सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है कि टोटल भुजा जो होता है सब बराबर होता है, ठीक ना। तो वही किए हैं, अगर एक भुजा ए माने तो टोटल इसका जो भुजा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। तो और एक भुजा दूसरे पे क्या होता है, 90 डिग्री में उपस्थित होता है, इस प्रकार से, ठीक। अब मान लेते हैं इसको ए, इसको बोल देते हैं बी, ई वाला कोनों को बोल देते हैं सी। तो देखो एक रेक्टेंगल बना ए बी सी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लिख देना है ट्रायंगल ए बी सी में। अब प्रश्न बनता है कि सर
ऐसा क्यों करना पड़ेगा हमको? तो करना यही वजह से है कि हमको ए से लेके सी तक का मान हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं है, ठीक ना? क्या है? स्पष्ट रूप से पता नहीं है, और हमको आर और ए के बीच में यानी त्रिज्या और भुजा के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन को बनाना है। तो क्या करना होगा? इस पर फॉर्मूला हमको अपनाना होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसको लगाते हैं ना। तो अब देखो ये जो 90 डिग्री वाला का सामने वाला जो भुजा होता है वह क्या होता है? कर्ण होता है। तो ए सी क्या हो जाएगा? स्क्वायर, उसके बाद ए बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर, होगा ना। अब इसको करने के बाद हम लोग आगे क्या करेंगे? अब यही फॉर्मूला में अब बताओ ए और बी का मान कितना ले लेंगे? ए ले लेंगे, ए हो जाएगा स्क्वायर। अब फिर जो है बी सी का मान कितना है? ए है, सब भुजा है तो सब बराबर नहीं रहेगा, इसको भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक जो है, अब ए सी का भी मान हमको लमसम पता है, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर है, यानी कहने का अर्थ है एगो गोला में 1 आर, फिर बीच वाला जो गोला है टोटले आ गया है तो कितना हो जाएगा? 2 आर, अब प्लस में फिर 1 आर, तो कितना हो जाएगा? 4 आर हो जाएगा ना। तो 4 आर हो गया। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, ठीक। अब यही ए सी स्क्वायर जो है इसका मान हम लोग रख सकते हैं 4 आर का स्क्वायर, अब बराबर दोनों सेम है तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, होगा ना। और उसके बाद फिर हम लोग इसको कर दो स्क्वायर, तो 4 चौके 16 आर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 हो जाएगा कितना? 8 आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक ना। अब फिर इसको आगे लेके चले हम लोग, तो क्या करेंगे? अब देखो मान लेते हैं, इसलिए आर बराबर तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर अब बटे 8। तो अब जो है ए, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का वर्ग रूट का मतलब क्या होता है? 2 गो में से एगो के लेना है, और 4 गुना 2 कर दो। 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 2 होता है, एक बच जाएगा 2, जिसको लिख दिए √2। कोई दिक्कत? एक रिलेशन तो ये हो सकता है, या हम लोग लिख सकते हैं एक और, ए बराबर ही निकाल ले, तो क्या जाएगा? 2√2 आर। ये दोनों रिलेशन का भी हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग दोनों का एक उपयोग करेंगे, जिसका तुम्हारा वैल्यू लेने का इच्छा होगा वह वैल्यू ले लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जल्दी से टोटल का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। ले लिया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो मान निकाल लिए, अब फिर जो है अब हम लोग चलेंगे अवयवी कण के पास और क्रिस्टल जालक के पास। तो अब हम लोग ये जो क्रिस्टल जालक में एगो हम लोग इकाई सेल को निकाले हैं, और उसमें भी किसको लिए हैं? एफसीसी को लिए हैं, फलक केंद्रित इकाई सेल को लिए हैं। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस अवयवी कण का आयतन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? गोले का आयतन, ठीक है। दोनों सेम चीज है, तो क्या आ जाएगा? हम लोग जानते हैं गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि इसमें यानी एफसीसी में फलक केंद्रित इकाई सेल की जो संख्या है, मतलब प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या जो होगा कितना होगा, ठीक ना। तो वो कितना होता है? 4 होता है प्रति इकाई सेल में
अवयवी कणों की संख्या निकालना है बाबू। तो कितना हो जाएगा, 4 होता है 8 बटे, अब प्लस में क्या करना है 1/2 और गुना 6, तो 3 दूनी 6, 8 8 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। तो अब ये जो 4 निकाले हैं ये 4 गुणों कर देंगे गोला के आयतन में, कर दिए गुणा। चलो अब हमको इकाई सेल का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं इकाई सेल कौन है, ये वाला टोटल इकाई सेल है। तो इकाई सेल किस प्रकार का है, घनाकार है, घन के आकार है। तो घन का आयतन क्या होता है, AQ होता है, लिख दिए AQ। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं, या घन का आयतन, लिख लिए। चलो दोनों सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक चीज़ है, ठीक। अब हम लोग इसको लिखने के बाद ये दोनों जो मान अभी हम लोग निकाले, घन का आयतन और अवयवी कणों का आयतन, दोनों को क्या करेंगे, ये वाला मतलब अवयवी कण के आयतन में भाग दे दें घन के आयतन से, तो जो हमको मान प्राप्त होगा वही मेरा संकुलन दक्षता हो जाएगा। तो अब हम लोग पैकिंग इफिशियंसी बराबर जानते हैं, PE बराबर क्या होता है, अवयवी कणों का आयतन और बटे संपूर्ण क्रिस्टल जाला का आयतन। तो कितना है, कितना निकाले हैं अवयवी कण का आयतन, 4/3 गुनो πr³ और गुनो कितना 4। अब बटे क्या हो जाएगा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है AQ, लिख दिए। अब तुम्हारा इच्छा होगा कि हम लोग इसको हम लोग त्रिज्या में बदल दें, या तुम्हारा मन होगा कि नहीं ये जो त्रिज्या है इसको हम लोग भुजा में बदल देंगे। तो किसी में भी बदलेगा तो मान सेम आएगा, क्या होगा, मान सेम आएगा। तो मान लो हम लोग A का ही मान रख देते हैं, क्या करेंगे A का ही मान रख देंगे। तो A का मान कितना आ रहा था हमारे पास, तो कितना था इधर निकाल लेते हैं एक बार और। तो था 16r² बराबर 2a² था। इस प्रकार से ये वाला 8 बन गया, A बराबर क्या हो जाएगा 2√2, उसके बाद r हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये वाला मान यहाँ रख देंगे। तो 4 गुना 3 गुना 2√2 और गुना r का होल स्क्वायर, अब गुना हो जाएगा पाई और गुना 4। जब टोटल करोगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 गुना पाई अब बटे 3 गुना 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और गुना कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद सॉरी क्यू होगा ना, सॉरी मिस हो गया है, थोड़ा सा मिस कर गए हम लोग यहाँ पे। इसको फिर से कर लेंगे, घबराने का ज़रूरत नहीं है, सॉरी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 4/3 और उसके बाद पाई RQ है, उसके बाद गुना 4 है, अब बटे क्या हो जाएगा AQ है ना। तो AQ का A का जब मान लेंगे हम लोग 2√2r, इस प्रकार से 2√2 और गुना क्या हो जाएगा R का होल Q होगा। जब होल Q करेंगे तो 2 गुना इस प्रकार से होगा ना। तो अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख लेंगे, और उसके बाद ये 2 गुना 2 करो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बाबू √2 बच जाता है, तो कितना हो गया 16√2। तो अब इसका मान लो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मिटा क्या लिख देंगे 16√2 RQ हो जाएगा। RQ ख़त्म हो गया, और 4 4 चौक 16, 16 ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचता कितना है, तो देखो पाई बटे 3√2 बचता है, ठीक ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं।
अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। या हम लोग क्या करेंगे, अब चलो कितना हमारे पास प्राप्त है, π/3√2। हम लोग सिर्फ पी ज्ञात कर रहे हैं, परसेंटेज में अभी ज्ञात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 100 से गुना अभी नहीं करेंगे। तो अब देखो बाबू, कुछ नहीं करना है, अब 3.14 बटे यहाँ पे पाई का मान जो होगा 22/7 रखो या 3.14 रखो, दोनों में से किसी को भी रख सकता है। तो हम यहाँ पे 3.14 लिए हैं और √2 का जो मान होता है वह 1.14 होता है। तो ई वाला दशमलव उड़ा देंगे, दोनों जीरो जो है दो अंक के बाद है, उड़ गया। अब कर दो तो 314 अब बटे कितना हो जाएगा, 3 × 141, ठीक ना। अब जब इसमें भाग देगा तो भाग देने के बाद तुम्हारे पास जो अंक प्राप्त होगा वह होगा 0.74 प्राप्त होता है। कितना होता है, 0.74 प्राप्त होगा। अब यही तुम्हारा संकुलन दक्षता हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया, संकुलन दक्षता हो गया। अगर परसेंटेज के रूप में पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, तो पीई प्रतिशत के रूप में पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, 0.74 में गुणा कर देंगे 100 से, तो ई वाला दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे चला जाएगा और जी जो है 100 खत्म, तो यही बच जाता है मेरे पास 74%। तो 74% का मतलब हो गया कि जो एफसीसी में जो अवयवी कण उपस्थित है, वह जो जगह घेर के रखा है वह 74% है, और उसमें जो खाली जगह है वह 26% है। कितना है, 26%। इसको लिख सकते हैं कि भरा हुआ जगह कितना है, 74% है। और तुमको पूछ देगा कि खाली जगह बताइए कितना है, खाली जगह यानी जिसको बोल सकते हैं रिक्त स्थान कितना है, रिक्त जगह कितना है। तो कुछ नहीं करना है, 100 में 74 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाने के बाद 26%। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछ देता है, ठीक ना। तो इसका जानकारी रहना चाहिए। तो बस कैसा लगा वीडियो, तो बस आज बस इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग अगला लेक्चर में एगो जो भाई है एफसीसी का ईसीसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और बचेगा मेरे पास बीसीसी, जिसको बोलते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल, उसका भी संकुलन दक्षता हम लोग पिछले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक, धन्यवाद।